हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती चल रही है और इसका अभी तक फॉर्म फिलअप भी चल रहा है। 31 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, जो कि 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो साथियों, टारगेट हमारा है कि जब तक यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप चलेगा 30 जनवरी तक, तो यूपी पुलिस के पिछले 5 सालों का हमें पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो साथियों, आज 19 जनवरी हो चुका है। तो आज के इस क्लास में एक और शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला हम लोग क्लास करने वाले हैं। दमदार प्रश्न होगा प्रीवियस ईयर के पेपर का, जो कि 85 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्लास में आप सभी का टारगेट भी है 85 क्वेश्चन में से केवल आपको 50 क्वेश्चन सही करना है। यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट 85 क्वेश्चन आपको जाना ही जाना है, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस के पेपर में माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। यानी इस बार जो आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपसे गलत हो चाहे आपसे सही हो, लेकिन करना ही करना है। तो साथियों, इस बार जो आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है और जिस तरह से ऑफलाइन के पेपर में सेट होगा, उसी तरह आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं अभी तक यूपी पुलिस के लिए, वो सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछला जो आपका 4 से 5 सालों में पेपर हुआ है, यदि आपने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो आपका पिछला 4 से 5 सालों में पेपर हुआ होता है, जो आपकी नई भर्ती आती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है, क्योंकि सेम सिलेबस रहता है, कुछ भी सिलेबस में बदलाव नहीं होता है। और इस बार भी जो आपकी नई भर्ती आई है 2026 के लिए, इसमें भी सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि आपके पेपर माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है। वही आपका 38 क्वेश्चन जीके आएंगे, वही आपका 37 क्वेश्चन हिंदी आएंगे, इसके अलावा 38 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 37 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और इस 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी के पास केवल 2 घंटे का समय रहेगा। 2 घंटे बहुत समय, यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करना होगा, यानी एक क्वेश्चन भी 1 मिनट का भी समय आपको नहीं मिल रहा है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लगातार सुबह 11 बजे क्लास दे रहे हैं। तो चेक करिए, आपके पेपर में ऐसे सवाल आए थे, यहाँ से आप अपनी तैयारी को ऊपर रखिए। आप सभी क्वेश्चनों का जवाब खुद से देने का प्रयास करिएगा, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। यहाँ से आपको अपनी तैयारी भी मालूम होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा। कल आप सभी का टेस्ट था, जो कि कल के टेस्ट में हमने केवल 65 क्वेश्चन रखा था जीके, हिंदी और रीजनिंग का, लेकिन कोई भी स्टूडेंट 40+ स्कोर नहीं किया था। हम आपसे कहते हैं कि आपका क्लास मंडे से लेकर सैटरडे तक चलेगा। हर संडे को 11 बजे आप सभी का टेस्ट होगा ऑल इंडिया लेवल का। कल हमने आप सभी का टेस्ट लिया था 65 क्वेश्चन का। अभी तक आपने इस टेस्ट को नहीं दिया है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, वो टेस्ट अभी भी पड़ा है, उसको लगाइए अच्छी तरीके से और अपना स्कोर चेक करिए कि आप सभी का 65 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना। ठीक है, तो चलिए अधिक से अधिक सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है? बताइए। जो पहला अनुसूची है ये राज्यों से संबंधित है। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बताइए। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो चरकुला है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। लावा कहाँ का है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। कोलम कहाँ का है? कोलम आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का कोलम है। बिहू कहाँ का है? तो ये असम में काफ़ी फेमस है, एक नृत्य भी है और त्यौहार भी है यह बिहू। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस स्थान को धम्म और संघ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? बताइए। किस स्थान को धम्म और संघ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? तो सारनाथ को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है रॉकी पर्वतमाला। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी? बताइए 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी? सभी बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज की। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। और आर.के. श्रीधरलू नायडू ने किया था। लेकिन आप सभी सवाल पूछा कि 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो भाई 1867 में तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, यानी केवल एक हो जाएगा, जो कि इस सवाल का तीसरा नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वेद समाज की स्थापना याद रखिएगा 1800 कब हुआ था? 64 में हुआ था, जो कि केशव चंद्र सेन ने किया था और इनके साथ आर.के. श्रीधरलू नायडू थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। कौन सा जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरूमध्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है? तो साथियों इनमें से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है? तो नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने लिया था 2015 में। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। उत्तर प्रदेश राज्य में ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो ऑपरेशन कायाकल्प है ये किससे संबंधित होता है? तो ये राज्य द्वारा संचालित स्कूली शिक्षा संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों जैसा कि इस टाइम आपका नई भर्ती चल रही है और इसी नई भर्ती में हम लोग पिछले 5 सालों का पूरा पेपर कंप्लीट कर रहे हैं और अपनी तैयारी हम लोग सीरीज में कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट का डाउट होता है तो वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ता है, सभी मिलकर उसे तैयारी करते हैं। प्लस हम सभी स्टूडेंट का एक एक कमेंट चेक करते हैं कि कैसा स्कोर आपका डेली बन रहा है क्लास से। तो इसलिए आप डेली क्लास करेंगे, नोटिफिकेशन आपका मेन करना है। इस सीरीज में कम से कम 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना है। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ये क्लास आपकी पूरा एग्जाम तक चलेगा, एक भी दिन रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्लास अपलोड होगा तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है सुबह 11 बजे। नोटिफिकेशन को आप ऑन करिए, आपके लिए मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन है। ठीक है, उसको जरूर ऑन करके रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। निर्जा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? निर्जा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है निर्जा पुस्तक। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। लेटराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? तो साथियों लेटराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है बताएंगे आप सभी। तो आयरन ऑक्साइड की समृद्धता होती है लेटराइट मिट्टी में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित कोशिकांग में से किस एक कोशिका अंगक को आत्मघाती थैलिक रूप में जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित कोशिकांग में से किस एक कोशिका अंगक को आत्मघाती थैलिक रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है आत्मघाती थैलिक रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? तो साथियों कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? तो प्रणोद बल के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां से ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताइए, गारो खासी पर्वत
श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो साथियों 1980 में किया गया था, एक 1969 में किया गया था। पहला वाला आपका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था बैंकों का 1969 में किया गया था, जो कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन 1980 में केवल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों वस्तु और सेवा कर के यानी जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भाई 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना गया है? तो अहिंसा को माना गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान किसके द्वारा संकलित किए जाते हैं? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान किसके द्वारा संकलित किए जाते हैं बताइएगा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किए जाते हैं भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान, जो कि सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित भी कर दिया गया था? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को, उस खेल का नाम बताइए जिसका मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर अंकित है। तो साथियों उस खेल का आपको नाम बताना है जिसका मैदान होता है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर अंकित होता है, यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक होता है। ठीक है, बताएंगे आप लोग। तो किस खेल का नाम है? तो याद रखिए खो खो खेल है। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को, शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन इनमें से कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन है, जो कि शिक्षा संबंधित है, शिक्षा के अधिकार संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो साथियों पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो ये गेहूं के एक किस्म की फसल है, पूसा सिंधु गंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस मरुस्थल को सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो कच्छ को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को, संविधान की अनुसूची 7वें के तहत शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? संविधान की अनुसूची 7वें के तहत शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत का राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? भारत का राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2004 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन सा राज्य सम्मिलित है? बताइए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? इनमें ध्यान रखिएगा, नागालैंड भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, असम भी शामिल है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो साथियों संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी में होगी, तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया, यानी किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 343 में वर्णन है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं? विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं? तो जनपद पंचायत कहते हैं, जो कि ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। संस्कृत भाषा में लिखी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? बताइए, संस्कृत भाषा में लिखी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? सभी बताएंगे तो जयदेव जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए और इस सॉल्व का राइट आंसर बताइए। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? बताएंगे आप सब, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड बात करेंगे तो 1985 में स्टार्ट हुआ था, 90 में समाप्त हो गया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 97 में समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में स्टार्ट हुआ था, 5 सालों का होता है, जो कि 2002 में समाप्त हो गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में स्टार्ट हुआ था और 2007 में समाप्त हो गया था। और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक थी। तो किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई थी? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? आप बताएंगे सभी। 2011 मनाया गया था, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसके द्वारा बनाया गया था? तो साथियों, जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया था सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जो कि इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली उत्तर भारत में व्यापक रूप से पसंद की जाती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत ही जरूरी है। कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली उत्तर भारत में व्यापक रूप से पसंद की जाती है? आप बताएंगे तो भाई नागर शैली को, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। तारिक उल हिंद और तहकीक मा लिल हिंद को किसने लिखा था? तो साथियों, तारिक उल हिंद और तहकीक मा लिल हिंद को किसने लिखा था? बताइए। तो अल बरूनी लिखा था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? तो साथियों, वो कौन सी गैस है जो कि विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? तो वो नियॉन गैस है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो साथियों, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो भाई अरुण ग्रह के चारों तरफ छल्ले हैं, जो कि सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। लोसर यानी नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार कौन सा है? लोसर नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार कौन सा है? बताएंगे। तो स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल है, नाम भी देखिए, स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल है। ठीक है, जो कि नए साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला यह पहला त्यौहार है। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो साथियों, कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए और बताइए। अल्मोड़ा काफी फेमस है भाई हिल स्टेशन, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। अधिकरण कारक अन्य पुरुष बहुवचन शब्द बताइए। आप देखिए, यहां से हिंदी के क्वेश्चन आए हैं। हिंदी का वेटेज आपके पेपर में 74 नंबर के रहने वाले। तो हिंदी और रीजनिंग ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो कि आप पूरे नंबर में से पूरे नंबर आप अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
अधिकरण कारक अन्य पुरुष बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा, आप बताएंगे। तो भाई उन पर क्या है, एक अधिकरण कारक अन्य पुरुष बहुवचन शब्द है, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। इनमें से कौन अधिक बलवान है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा भाई, कौन सा विशेषण है। अधिक, अधिक ये तो काफी भाई सामान्य वर्ड है, तो दोस्त मेरे आप बताएंगे। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है अधिक, जो कि इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। निम्न शब्दों में से विरोध दर्शक समुच्चय बोधक शब्द बताइए। इन शब्दों में से विरोध दर्शक समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। तो बल्कि, बल्कि क्या है आपका विरोध दर्शक समुच्चय बोधक शब्द है, जो कि डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है, बताइए। किस लेखक की यह आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा का नाम है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो साथियों इनमें से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कलम का सिपाही जो है इस साहित्य को अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। पूजनीय शब्द में प्रत्यय क्या है भाई, प्रत्यय क्या होता है आप बताएंगे। प्रत्यय जो किसी भी शब्द के आखिरी में लगकर उनके अर्थ में बदलाव लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्रत्यय बोलते हैं। यानी आखिरी में लगा होगा पूजनीय में, पूजनीय में अनीय लगाया हुआ है, क्या लगा अनीय लगाया, जो कि इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक कैसे लिखा जाता है, आपको इसी का शुद्ध वर्तनी बताना है। प्रागैतिहासिक यानी प्राग ए की मात्रा प्राग, तब पे छोटी की मात्रा ती हा सिक, ठीक, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, प्राग सी ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसका उदय हाल में हुआ है। तो उसके लिए एक शब्द क्या बनेंगे, जिसका उदय हाल में हुआ है यानी अभी भी हुआ है, उसको क्या बोलेंगे भाई, नवोदित कहेंगे एक शब्द में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है। तो भाई हिंदी वर्णमाला में जो अ होते हैं और अह क्या होते हैं, वो व्यंजन होते हैं, नहीं स्वर, नहीं संयुक्ताक्षर, ये भी नहीं होते, वो क्या होते भाई, अयोगवाह होते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित वर्डों में कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है। तो बताइए दोस्त इनमें से कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है, आप सभी को बताना है। जैसे ट एक मूर्धन्य है, ड भी है, ठ भी, लेकिन ज नहीं है भाई। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। उत्तम का विलोम शब्द क्या बनेगा। उत्तम का यानी उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप बताइए। विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या बनेगा, तो विधुर हो गया, सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहिएगा, प्लस डेली क्लास लेने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। सत्पुरुष में समास बताइए कौन सा है। सत्पुरुष में समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास लगा हुआ है सत्पुरुष में, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो साथियों रमा से रोया नहीं जाता, तो इस समय के वाच्य बताइए कौन से, इन वाक्य में कौन सा वाच्य है। रमा से रोया नहीं जाता यानी भाववाच्य है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है भाई। छायावादी कवि पहले ये देखिए, जैसे देखिए श्री सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला है ये छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत ये भी आपके छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद ये भी, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन ये छायावादी कवि नहीं है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को।
जहां बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वह कौन सा अलंकार है? जहां बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वह कौन सा अलंकार है? तो भाई बी भावना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। महामात्र पद में समास बताइए। महामात्र पद में समास कौन सा है? तो इसमें कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तालाब शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सर है, तड़ाग है, ताल, लेकिन उदक नहीं है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है तो किससे भाई? ट वर्ग का उच्चारण किससे किया जाता है? तो मूर्धन्य से किया जाता है ट वर्ग का उच्चारण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल विकल्प का आपको चयन करना है, तो कौन सा इनमें से है बताएंगे। जैसे शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, और सभी रस और उनके अस्थायी भाव अशुद्ध हो भाई। लेकिन इनमें आपका ठीक कौन है भाई? असंगत बेमेल विकल्प का चयन करना है, तो इसमें आपका शांत निर्वेद है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से अपेक्षा का अर्थ कौन नहीं है भाई? अपेक्षा का अर्थ नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा नहीं होता भाई? आशा है भाई, आवश्यकता है, इच्छा, लेकिन विचार नहीं होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से तुलनावाचा संबंध बोधक अव्यय कौन सा है बताइए। तुलनावाचा संबंध बोधक अव्यय इनमें से कौन सा है? तो अपेक्षा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा 67 का? साय में धूप गजल संग्रह किस रचनाकर का है? साय में धूप गजल संग्रह किस रचनाकर का है बताइए। तो ये दुष्यंत कुमार का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति कौन सी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति में से कौन सी है? तो उर्मिला है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है आप बताइए। तो कर्ता के साथ कर्ता विस्तार होता है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट में स्कोर आप सभी करना है कि आज के सेशन से आप सभी कितना स्कोर रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो साथियों जो कन्नौजी है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी के उपभाषा वर्ग की बोली है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? तो ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी जीवनी है आवारा मसीहा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72 को। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? तो भाई पिपासु कहेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात करिए। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा ज्ञात करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो सत्य एक भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74। प्लुत स्वर कौन सा है भाई? प्लुत स्वर कौन सा इनमें से? प्लुत स्वर ओ उ एम है। क्या भाई? ओ में है। याद रखिए अंत में आपका म छोटा रहेगा, आधा रहेगा। जैसे म लिखा है ऐसे, तो इस पे एक नीचे से आपका एक डंडा लिखा है ना, यानी ये आधा म है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इनमें से प्लुत स्वर कौन से? ओम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 75 को। निम्न में से कौन सा संबंध बोधक शब्द है? तो इनमें से कौन सा संबंध बोधक शब्द है बताइए। तो तरफ एक संबंध बोधक शब्द है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो साथियों भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? गांधी जी, घर, दल या लड़कपन? तो लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77। कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? तो इनमें से कौन सा शब्द में प्रत्ययुक्त है?
प्रत्यय यानी छलावा, छलावा में कौन सा प्रत्यय है? आवा। किसी अर्थ में किसी शब्द के लास्ट में आके यानी अंत में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंक से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंक से संबंधित नहीं है? जैसे कीचड़ है भाई, दलदल है, पाप है, लेकिन पंचक नहीं है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 79। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो साथियों वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वैदिक संस्कृत में हुई है वेदों की रचना, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 80 को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? बताएंगे आप लोग। तो चिंतामणि है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द का चयन करिए। बताइए इनमें से विदेशज शब्द कौन सा भाई? फूलना की काजू? काजू भाई एक विदेशज शब्द है, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व करिए 82 नंबर। किस प्रगतिवादी कवि का उपन्यास सुमन उपनाम है? तो साथियों किस प्रगतिवादी कवि का उपनाम सुमन उपनाम है? बताइए। तो किसकी है भाई? ध्यान रखिएगा, शिवमंगल सिंह की है। तो इस तरह से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए 83 नंबर। निम्नांकित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ ओष्ठ स्वर वर्ण कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ ओष्ठ स्वर वर्ण इनमें से कौन सा है? तो ओ एक प्रकार का आपका कंठ ओष्ठ स्वर वर्ण है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 84 को। निम्नलिखित में से कौन से वर्ड मूल स्वर के सही उदाहरण है? तो साथियों कौन से वर्ड मूल स्वर के सही एग्जाम्पल हैं? जैसे देखिए, छोटा अ, ई, उ, ई, री, ये आपके भाई मूल स्वर के सही उदाहरण है। ये चारों याद करेगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कोई मात्रा वाला नहीं है भाई ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करेंगे। दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द ज्ञात करिए। वर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? वर का वर यानी आशीर्वाद हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 85 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी बताएंगे, वो भी ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। कुछ सवाल मुझसे भी मिस्टेक होती है, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे भाई आप सभी से। लेकिन आपके लिए हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। डेली क्लास आएगी और आपको डेली क्लास करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलेगी, एक भी दिन रुकेगी नहीं। उससे पहले तो यूपीएसआई का भी एग्जाम आने वाला, आप जानते हैं 14 और 15 मार्च को होने वाला है। उसका भी एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। और यूपी होमगार्ड की भी एग्जाम डेट आ चुका है 25 लेकर 27 अप्रैल के बीच। ठीक है, तो साथियों आप डेली क्लास करेंगे, अपनी तैयारी लगातार करेंगे भाई, मेहनत करेंगे, सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते साथी कल सुबह 11 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और क्लास के साथ। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।